मूवी की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शान को और लीज़ा को देखते हैं जिन्होंने एक नाइट एक साथ में स्पेंड की थी। लीज़ा तो यहाँ पर अपनी होश और आवाज़ में होती है लेकिन शान अपने सेंसेस में बिल्कुल नहीं होता। एंड फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर हम एक कंपनी का सीन देखते हैं जिस कंपनी का नाम वॉटर ग्रुप होता है। एंड इस कंपनी में लीज़ा काम क्या करती है, यहाँ पर के सभी एम्प्लॉयज़ उनके प्रेसिडेंट का इंतज़ार कर रहे थे। एंड ये इनका न्यूली हायर्ड प्रेसिडेंट होता है। लीज़ा की फ्रेंड यहाँ पर उसे बताने लगती है कि तुम्हें पता है आज के जो प्रेसिडेंट आ रहे हैं वो बहुत कम उम्र में ही बिजनेस शुरू कर दिए थे, लेकिन हाँ वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे रात की बात बारे में पूछने लगती है जहाँ पर लीज़ा कहते कि हाँ मुझे पता है कि आखिर रिजल्ट क्या होगा एंड ऐसे भी मैं प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। इतने में यहाँ पर हमारे कंपनी के प्रेसिडेंट की एंट्री होती है जो कोई और नहीं बल्कि छान ही होता है। और यहाँ पर छान को लेकर लीज़ा की टाटा फिश हो जाती है। लीज़ा यहाँ पर बहुत ज़्यादा होप कर रही होती है कि वो उसे पहचाने ना। छान यहाँ पर आगे बढ़ तो जाता है लेकिन फिर वो वापस पीछे जाता है जहाँ पर वो लीज़ा के नेक पर निशान देख रहा था एंड वो उसे टच करने ही वाला था कि इतने में लीज़ा यहाँ पर उसे टच करने से मना कर देती है। छान यहाँ पर उसका नाम पढ़ता है तो दूसरा यहाँ पर मैनेजर लीज़ा का इंट्रोडक्शन देते एंड बहाना मारते हुए क्या देते वो क्या है ना न्यू है तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई हो। फिर बाद में छान यहाँ पर उसे अपने कैबिन में बुलाता है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड तो उसे कहने लग जाती है कि पहले ही दिन आकर तुमने यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी कर दी। लीज़ा यहाँ पर उसे कैबिन में खड़ी होती है लेकिन छान यहाँ पर उसके सवालों का जवाब ही नहीं दे रहा था। फिर बाद में यहाँ पर लीज़ा कहने लगती है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बुला सकते हो। इतने में ही छान यहाँ पर उठकर उसे कहने लगता है कि लगता है लास्ट नाइट तुम्हारी बहुत फैबुलस गई थी और यहाँ पर तुम इतना प्रिटेंड क्यों कर रही हो कि जैसे तुम मुझे जानती नहीं हो। लीज़ा यहाँ पर समझ जाती है कि छान को अच्छे से याद है वो कौन है तो फिर यहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि एक्चुअली मैं मेरी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों का दोनों अलग रखती हूँ, इस वजह से काम के टाइम पर मैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बातें नहीं करती। छान यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना जल्दी रंग बदलोगी। दूसरा यहाँ पर लीज़ा अपने दूसरे टैक्टिक्स यूज़ करना शुरू कर देती है जहाँ पर वो छान को धीरे धीरे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। उसे लग रहा होता है कि ऑफिस के कैबिन में यहाँ पर छान डर जाएगा लेकिन यहाँ पर छान तो उसे किस करने के लिए आगे भी बढ़ जाता है जहाँ पर लीज़ा खुद ब खुद उसे अपने आप से दूर कर लेती है एंड ऑफिस रोमांस को एकदम बड़ा सा नो कह देती है। एंड इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है जहाँ पर छान को बहुत एम्बैरस फील होता है एंड साथ ही साथ यहाँ पर उसे इंसल्टिंग भी लगता है। फिर बाद में यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड के साथ में रेस्टरूम में होती है जहाँ पर उसकी फ्रेंड को उसकी कही हुई बात पर यकीन ही नहीं होता। वो यहाँ पर कहने लग जाती है कि पूरे के पूरे चाइना में तुम्हें क्या हमारे बॉस ही मिले और कोई इंसान नहीं मिल रहा था। लीज़ा यहाँ पर कहने लग जाती है कि मुझे थोड़ी ना पता था कि कल को उठकर ये कंपनी में आ जाएगा और ये हमारा बॉस निकलेगा। फिर बाद में यहाँ पर उसकी फ्रेंड भी नहीं बोलने लगती है कि देखो अभी मैं इसे अच्छी अपॉर्चुनिटी कहूँ या बुरी मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी इसलिए है वो हमारा बॉस है, ऊपर से वो इतना हैंडसम भी है एंड रिच भी है, लेकिन बुरी बात यह है कि वो हमारा बॉस जो है तो क्या पता वो रिवेंज ना ले ले तुमसे। दूसरा यहाँ पर छान होता है जो कि रेस्टरूम के बाहर से उनकी बातों को सुन रहा होता है। लीज़ा यहाँ पर कह रही होती है कि देखो जो भी हो, जो कुछ भी कल रात को हुआ वो हम दोनों की कंसर्न से हुआ, ऐसे भी मुझे यहाँ पर शादी करने का कोई इरादा नहीं है। मिनी यहाँ पर उसे कहती है कि एक बार सोच कर को देखो, लाइफ तुम्हारी पूरी की पूरी अलग हो जाएगी। लीज़ा यहाँ पर बोलने लगती कि देखो मेरा बस एक ही काम था और कल रात की वजह से मेरे रिजल्ट्स एकदम पॉजिटिव निकले हैं। यहाँ पर शायद से लीज़ा अपनी प्रेगनेंसी के लेकर बात कर रही होती है और यहाँ पर वो मिनी से साफ साफ कह देती है कि ये बात तुम्हारे और सिर्फ मेरे बीच में रहनी चाहिए, इस रेस्टरूम के बाहर वो बात जानी भी नहीं चाहिए। फिर यहाँ पर जैसे वो रेस्टरूम के बाहर निकलती है यहाँ वो छान को देखती है एंड यहाँ पर वो बड़े गुस्से में खड़ा हुआ था। मिनी तो यहाँ पर बहाना मारकर भाग रही होती है जहाँ पर लीज़ा भी उसके पीछे पीछे जाने वाली थी, बट छान यहाँ पर उसे पकड़कर रोक लेता है एंड कहता है कि आज हाफ डे ले लो, मुझे कुछ तो इम्पोर्टेंट प्राइवेट मैटर की बात करनी है। लीज़ा यहाँ पर मना कर देती है, कहती है कि मुझे कोई पर्सनल बात करनी ही नहीं है। तो फिर यहाँ पर छान से कहता है कि देखो कल जो भी हुआ उसमें हम दोनों साथ थे तो इस मैटर पर बात करना ज़रूरी है। लीज़ा यहाँ पर कहने लगती है कि लगता है तुमने रेस्टोरेंट की बात को सुन लिया, तो मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब तो पेन किलर से था, मैंने पेन किलर्स ऑलरेडी ले लिए थे तो फिर कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। छान कहता है कि नहीं तो जिस हिसाब से तुमने रेस्टरूम में अपनी फ्रेंड के साथ ने बात किया था
उससे तो मुझे कुछ और ही लग रहा है। यहाँ पर लिसा गाना गाना शुरू कर देती है एंड फिर वो टॉपिक चेंज कर कर वहाँ से मैनेजर का नाम लेके फटाक से भाग जाती है। छान भी यहाँ पर मन में कहने लगता है कि भागने तो जितना भागना है, आखिर भाग भाग कर कहाँ पर ही जा सकती है। दूसरा यहाँ पर जब लिसा अपनी कंपनी से जा रही होती है तभी वहाँ पर उसकी स्टेप मदर आ जाती है, जो कि कहने लगती है कि तुम्हारे डैड तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं, तो तुम्हें अब घर चलना चाहिए। लिसा यहाँ पर कहने लगती है कि अरे इतने सालों बाद अब आप जाकर मुझे याद कर रहे हो, बहुत तो कोइंसिडेंस वाली बात है। आंटी यहाँ पर कहने लग जा कि देखो, मैं मानती हूँ कि तुम मुझे अपनी स्टेप मदर मानती नहीं हो, लेकिन एज अ मदर मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं तुम्हारा रहन सहन फिक्स करूँ। और ऐसे भी तुम्हारे डैड ने मिस्टर हुआंग के साथ में तुम्हारी शादी जो है वो तय कर दी है। लिसा यहाँ पर कहने लगती है डैड ने तय की है तो उनसे कहो जाकर तुम्हारी शादी करवा ले या खुद से शादी कर ले, मुझे तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। आंटी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगती कि देखो, अगर तुम हुआंग के साथ में शादी करोगी तो उसकी कंपनी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएगी, जहाँ पर हमारी कंपनी का इंक्रीमेंट और एनहेंसमेंट बहुत अच्छे से होगा। लिसा यहाँ पर कहने लगती है कि ओह, तो तुम लोग मुझे बेचने चले हो। आंटी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है तो फिर वो उस पर चिल्लाने लग जाती है। लिसा भी यहाँ पर साफ साफ कह देती है कि जाके अपने पति से कह दो कि मैं यहाँ पर उसके कहने पर कुछ नहीं करने वाली हूँ, और ऐसे भी वो मेरा डैड नहीं है जो मुझ पर इतना हक जमा रहा है। फिर बाद में यहाँ से वो जाने लगती है। आंटी यहाँ पर कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जाकर तुम्हारी मम्मा से बात कर लूँगी, फिर मैं देखती हूँ कि तुम उसकी बात कैसे नहीं मानती हो। ऐसे भी मैंने सुना है कि तुम्हारी मॉम को जो है हार्ट डिजीज़ है। लिसा को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो ऐसा करने से मना कर देती है। इतने में यहाँ पर छान आ जाता है। आंटी यहाँ पर छान को देखकर पहचान जाती है क्योंकि वो उससे ग्रैंडपा को जानती है। फिर बाद में यहाँ पर छान से कहने लगता है कि देखिए, अगर आपको पर्सनली कुछ बात करनी है तो कंपनी से दूर जाकर बात कीजिए, एंड यहाँ पर कंपनी के अंदर रहकर मेरे एम्प्लॉय को हैरेस मत कीजिए, मेरी कंपनी के रेपुटेशन पर फर्क गिर सकता है। आंटी यहाँ पर कहने लगती है कि अरे अब तो तुम अपने ही हो, यहाँ पर बात करो या फिर बाहर बात करो। और हाँ, ऐसी भी तुम्हें बताया तो मैं भूल ही गई, मेरी हस्बैंड की कंपनी कुछ ज़्यादा अच्छे से नहीं चल रही है, तो मेरे पास एक सोल्यूशन है, क्यों ना तुम यहाँ पर तुम्हारी ग्रैंड माँ, तुम और तो लिसा के साथ में एक लंच प्रिपेयर कर लो, तो फिर यहाँ पर न्यूज़ मीडिया को लगेगा कि हम लोग एक फैमिली की तरह है, जहाँ पर मुझे ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। छान यहाँ पर पहले ना बोलने वाला था क्योंकि ये एक फेक चीज़ होती है, लेकिन फिर वो लिसा के साथ में डिनर का या लंच का सोचकर बोल देता है कि ठीक है, मैं ग्रैंड माँ से पूछकर आपको बता दूंगा। और यहाँ पर उसकी मम्मा बाद में चली जाती है। लिसा यहाँ पर छान को वार्निंग देने लगती है अपनी स्टेप मदर को लेके। छान कहता है कि मुझे पता है वो किस तरीके की इंसान है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे परख नहीं पाऊंगा? मैं बिजनेस करता हूँ, आए दिन मैं अलग अलग लोगों से मिला करता हूँ, उनकी बोली भाषा की वजह से मुझे समझ आता है कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है, तो तुम टेंशन मत लो। और वैसे भी मैंने उसे अभी के अभी यहाँ से भगाया है ताकि वो तुम्हें हैरेस ना कर पाए। लिसा को यहाँ पर अच्छा लगने लगता है। छान कहते हैं कि देखा, तुम हो गए ना मुझसे इम्प्रेस, तो मुझे तुम कंपेंसेट कैसे करोगी? लिसा यहाँ पर उसे क्लोज जाती है एंड कहती है कि थैंक यू बोलकर, और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर छान को वापस से ह्यूमिलेशन फील होता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम लिसा को देखते हैं जो कि अपने अंकल वैंग के साथ में कैफे में होती है, और यहाँ पर उसके अंकल बहुत सालों बाद फॉरेन से लौट आकर आए होते हैं। फिर बाद में यहाँ पर लिसा अपना गिफ्ट मांगने लगती है, जहाँ पर उसके अंकल ने उसके लिए बहुत प्रीशियस सा ब्रेसलेट लाया था, तो वो अंकल को ही उस ब्रेसलेट को पहनाने के लिए कहती है। और इतने में यहाँ पर छान आ जाता है जो उन दोनों को देख लेता है। और यहाँ पर छान अपनी ग्रैंडमा के साथ पर कॉल पर था, जहाँ पर उसकी ग्रैंडमा कह रही थी कि तुम भी आओ और मेरी डॉटर इन लॉ को भी लेकर आना। और यहाँ पर छान उन दोनों को देख लेता है, तो फिर यहाँ पर वो लिसा को कॉल करने लगता है, लेकिन यहाँ पर लिसा उसके कॉल को इग्नोर कर देती है। और यहाँ पर छान को गुस्सा आ जाता है कि वो मेरा कॉल कैसे इग्नोर कर सकती है। एंड इतने में यहाँ पर वो उसे पूछने आ जाता है कि आखिर तुमने मेरे कॉल को क्यों इग्नोर किया। लिसा यहाँ पर कहने लगती है कि एक्चुअली मुझे लगा कि कंपनी वालों के साइड से कॉल होगा, इस वजह से मैंने इस कॉल को इग्नोर कर दिया, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा प्राइवेट नंबर है। इतने में यहाँ पर छान पूछने लग जाता है कि ये इंसान कौन है, तो फिर यहाँ पर लिसा उसे एज अ वैंग इंट्रोड्यूस करवाती है, जहाँ पर जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के साथ में हाथ मिलाते हैं, छान तो यहाँ पर वैंग का हाथ बड़े जोर से प्रेस करने लगता है। एंड लिसा यहाँ पर समझ जाती है कि ज़रूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो वो फटाक से उनके हाथ को छुड़ाने लग जाती है।
चान यहाँ पर उसे लंच के बारे में बताता है। लीजा कहते हैं कि वो मेरे साथ नहीं है, वो मेरी स्टेप मदर की रियल बेटी के साथ में है, मैं उसकी रियल बेटी नहीं हूँ और कल ही मैंने तुम्हें वार्निंग दे दी थी। चान यहाँ पर उसे कहने लगता है कि इतना सब होने के बाद भी मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन इतने में यहाँ पर लीजा उसका मुँह बंद करवा देती है एंड धीरे से उसे कहने लगती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरा फैमिली मैटर वैंग तक पहुँचे, तो इसके बारे में मत बात करो। यहाँ पर चान जो है वैंग को एज अ बॉयफ्रेंड का टैग दे रहा था लीजा का। यहाँ पर लीजा का और वैंग का जो है डिनर का प्लान होता है, साथ साथ लंच का भी, लेकिन इस प्लान को चौपट कर देता है चान लीजा को ये कहते हुए कि तुम्हें आज ओवर टाइम वर्क करना होगा, अगर नहीं काम करना तो बता दो, कंपनी से रेजिग्नेशन लेटर मैं खुद ब खुद लिखवा लूँगा, तुम्हारा स्टैंप और सिग्नेचर लेकर। तो लीजा यहाँ पर वैंग से बाद में माफ़ी मांगती है। वैंग भी कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन मैं रात को तुम्हारे घर ज़रूर आ जाऊँगा, एक साथ हम बैठ कर डिनर करेंगे। और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर चान को और भी ज़्यादा जेलस फील होने लगता है। फिर बाद में यहाँ पर चान उसे रोकते हुए बैठकर उसकी ही कॉफ़ी पीने लगता है एंड कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव करोगी। लीजा यहाँ पर कहती कि देखो, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड ऑलरेडी है। ये बात सुनकर चान यहाँ पर कहने लगता है कि झूठ मत बोलो, तुमने सबसे पहले मुझे सेड्यूस किया था। एंड यहाँ पर लीजा टॉपिक चेंज कर खाने पर आ जाती है। फिर यहाँ पर सीधा हम उसकी स्टेप सिस्टर को देखते हैं जिसका नाम डेजी होता है। डेजी यहाँ पर लीजा को देखकर शॉक हो जाती है। यहाँ पर डेजी जो है लीजा को बिच कहकर बुलाने लगती है। फिर यहाँ पर चान कहता है कि देखो, अब अपनी बहनों वाली लड़ाइयाँ यहाँ पर मत शुरू कर देना और तुम यहाँ से जा सकती हो। तो फिर डेजी कहते हैं कि हमारी लंच का क्या होगा। चान यहाँ पर कहता है कि देखो, मैं यहाँ पर मेरी ग्रैंडमा के साथ में मैटर सॉल्व कर लूँगा और ऐसे भी इतने सारे लोगों के साथ मैं लंच नहीं कर सकता, और अगर तुम्हें मेरे मुँह से कुछ सुनना नहीं है तो बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ। डेजी यहाँ पर कहने लगती है कि ज़रूर इस चुड़ैल ने ही कुछ कहा होगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग लंच करने लगते हैं, जहाँ पर चान लीजा को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है एंड यहाँ पर लीजा जोर जोर उसके बारे में बताने लग जाती है एंड कहती है कि अब मैं चाहती हूँ, मेरा लंच इतना ही ठीक है, क्योंकि क्या है ना, मुझे कंपनी में ओवर टाइम वर्क जो करना है। एंड यहाँ पर वो ताना मार कर उसे चली जाती है और यहाँ पर चान को वापस से इंसल्टिंग फील होता है। दोस्तों यहाँ पर वो पूरे खाने को बचे हुए देखकर बहुत ज़्यादा बुरा फील करता है। इतना अमीर होने के बाद भी वो सारे खाने को पैकअप करवा लेता है। लीजा यहाँ पर जब कंपनी में होती है वहाँ पर चान आ जाता है उसके लिए लंच लेकर, क्योंकि लीजा ने कुछ खाया नहीं होता है। तो फिर यहाँ पर वो खाना उसके सामने खाने के लिए कहता है। लीजा यहाँ पर जैसे उस खाने का फर्स्ट बाइट लेती है उसे वॉमिट फील होने लगता है एंड फटाक से वो रेस्टरूम की ओर भाग जाती है। एंड यहाँ पर उसे खुशी होने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद से वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसकी खुशी का ठिकाना ज़्यादा टाइम तक टिका हुआ नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पर छान आ जाता है तो वो उसे बहाने मारकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर वो रिजल्ट लेने के लिए जाती है। बाद में यहाँ पर उसे टेस्ट करना होता है। वो घर नहीं जा सकती थी क्योंकि अंकल वैंग उसका इंतज़ार कर रहे थे। तो फिर यहाँ पर वो कंपनी में टेस्ट करने के लिए चली जाती है। फिर वह जैसे यहाँ पर वो उसकी डेस्क के यहाँ पर होती है उतने में वहाँ पर चान आ जाता है, जहाँ पर वो मेडिकल से उसके लिए दवाइयाँ लेकर आया था, लेकिन इतने में ही उसके बैग से वो प्रेगनेंसी टेस्ट वाला किट नीचे गिर जाता है। तो फिर यहाँ पर वो दोनों में छीना झपटी होने लगती है और यहाँ से चान उसे उठाकर रेस्टरूम में चला जाता है। कहता है कि मुझे अच्छे से याद है तुमने अपनी दोस्त के साथ क्या कहा था कि तुम इस बेबी को रखना चाहती हो। एंड यहाँ पर वो उससे टेस्ट रिजल्ट लेने के लिए कहता है, जहाँ पर लीजा ज़ोर से दरवाज़ा पीट कर बंद कर देती है। फिर बाद में यहाँ पर रिजल्ट आ जाते हैं, जहाँ पर रिजल्ट नेगेटिव होते हैं। एंड यहाँ पर वो उदास होकर उससे वो टेस्ट रिजल्ट से देती है, जहाँ पर छान को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो वो लीजा से पूछने लगता है। लीजा कहती है कि नहीं हूँ मैं प्रेगनेंट। एंड यहाँ पर छान उसकी उदासी को देखते हुए कहने लगता है कि हम एक बार फिर से कोशिश कर सकते हैं। एंड लीजा यहाँ पर उससे एक क्रूअल पीपल या फिर बहुत बुद्ध इंसान बुलाने लग जाती है। छान कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि तुम शायद अपने बॉयफ्रेंड से प्यार ही नहीं करती हो। लीजा कहती है कि वो भी बहुत प्यार करता है और मैं भी प्यार करती हूँ बहुत ज़्यादा। तो छान कहता है ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें एक बेबी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तुम अपने बॉयफ्रेंड के पास क्यों नहीं जा रही हो, ये तो बहुत सोचने वाली बात है। तो फिर यहाँ पर लीजा अपना रोना धोना शुरू कर देती है। एंड असल में ये सब कुछ एक नाटक होता है, जहाँ पर वो कहने लगती है कि एक्चुअली में मेरा बॉयफ्रेंड इनफर्टाइल है और मुझे बच्चे चाहिए और मेरे पास कोई चारा नहीं बचा। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर लीजा बाहर आती है, जहाँ पर वैंग उसे पिक करने के लिए आया हुआ था। एंड वैंग यहाँ पर छान को नोटिस करता है, तो वो लीजा से पूछने लगता है कि क्या तुम्हारा बॉस तुम्हें पसंद करता है। लीजा कहती है कि जो कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें तो पता है मैं यहाँ पर शादी के सख्त खिलाफ हूँ। वैंग यहाँ पर उसे कहने लगता है कि देखो मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन हाँ
एक बात याद रहे, कभी भी किसी को अपने लाइफ में रियल लव मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो फिर क्या पता तुम्हारे पास वो मौका हो एंड तुम वो मौका खुद ब खुद अपने हाथों से गंवा रही हो। इसके बाद में यहाँ पर लिसा कंपनी में लंच कर रही होती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड मिनी आ जाती है एंड कहने लगती है कि आखिर तुम इतने हेल्दी खाने क्यों खा रहे हो, लगता है फाइनली तुम प्रेग्नेंट हो। लिसा कहती है कि प्रेगनेंसी की बात ही मत करो, कल तो चांद को सब कुछ पता चल गया था। इतने में यहाँ पर एक एम्प्लॉय आकर कहने लगती है कि बॉस आपको कैबिन में बुला रहा है एंड मिनी को यहाँ पर लगने लगता है कि शायद से तुम दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। लिसा कहते हैं कि तुम्हें पता है मैं किस तरीके की लड़की हूँ, मुझे इन सब चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। इतना बोलकर यहाँ से वो उसके कैबिन में चली जाती है। दोस्तों यहाँ पर चांद की कैबिन में होती है डेजी, जहाँ पर डेजी उसे कह रही होती है कि ग्रैंडमा चाहती है कि उनकी बर्थडे पार्टी में हम दोनों एक साथ में जाए। चांद यहाँ पर कह रहे थे देखो तुम जैसी स्किन टाइप लड़की के साथ में जो एकदम सांप जैसी है मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता। यहाँ पर डेजी को कानों पर यकीन नहीं हो रहा था जो कुछ भी अभी चांद ने कहा। चांद यहाँ पर उसे वापस कहता है कि देखो तुमने जो सुना वो सच है, मैं वापस से ये चीज़ रिपीट कराना नहीं चाहता और ऐसे भी अगर मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा तो तुम्हारी जैसे बुद्धि मेरे बच्चों में भी आ जाएगी जो मुल्क बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर बाद में यहाँ पर डेजी चांद को सेड्यूस करना शुरू कर देती है, जहाँ पर चांद चाहते हुए भी उसे अपने आप से दूर नहीं कर पा रहा था। इतने में लीजा आती है जो बड़ी खुश हो जाती है, कहती है कि तो बड़ी अच्छी बात है, मैं तुम दोनों को पर्सनल टाइम देकर यहाँ से जाना चाहती हूँ। चांद यहाँ पर उसे हेल्प मांगता कहता है कि अगर तुम यहाँ से गए तो मैं सभी को बता दूंगा हमारे बीच क्या हुआ था। ये बात सुनती वो फटाक से उसकी हेल्प करने के लिए भाग पड़ती है एंड डेजी को उसके चंगुल से छुड़ा लेती है। लीजा यहाँ पर डेजी से कहने लगती है कि तुम फोर्सफुली किसी के साथ ये सब नहीं कर सकती। दूसरा यहाँ पर डेजी उस पर गुस्सा करने लगती है एंड यहाँ पर छानों से बोलता है कि देखो अब बीच में बैरियर आ गया है तो तुम्हें जाना होगा। डेजी कहती है लेकिन ग्रैंडमा की बर्थडे का क्या। चांद यहाँ पर लीजा को देखकर कहने लगता है कि इसे देख रहे हो ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तो फिर मुझे तुम्हारे साथ कहीं पर भी नहीं जाना और रही ग्रैंडमा की बात तो मैं उन्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर डेजी लीजा के बारे में बुराइयां करने लगती है, जहाँ पर लीजा गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर उसे धमकियां देती है कि एक और शब्द अगर तुमने अपने मुंह से निकाला तो याद रखना, तुम्हें भी पता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी क्या हालत कर सकती हूँ। तो वह यहाँ से डेजी गुस्से में चली जाती है। दूसरी ओर लीजा जा रही होती है तो छानू से रोकने लगता है। लीजा कहती है कि अब रुक के मैं क्या करूँ, मैंने तो तुम्हें बचा लिया और अब दोनों इक्वल हो चुके हैं, तो नेक्स्ट टाइम से सोचना भी मत मुझे इस तरीके की धमकी देने की। एंड फिर बाद में यहाँ से वो भाग जाती है। फिर बाद में जब मिनी और लीजा कंपनी से बाहर निकलते हैं तो फिर यहाँ पर चांद उसका खड़ा होकर वेट कर रहा था, तो मिनी यहाँ पर बहाना मारकर चली जाती है। लीजा यहाँ पर उसे कह देती है कि मुझे भी यहाँ पर जाना होगा। चांद आकर उसे कहता है कि देखो मैंने ग्रैंडमा से कह दिया है कि मैं तुम्हें लेकर आ रहा हूँ और मैंने उनसे वादा किया है। लीजा कहते हैं कि तुमने वादा किया है, मैंने नहीं, और ऐसे भी मेरा बॉयफ्रेंड मुझे पिक करने ज़रूर आ रहा है। तो फिर यहाँ पर चांद कहने लगता है कि बस करो ये नाटक, मुझे तुम पर बहुत शक जा रहा है। इतने में यहाँ पर वैंग आ जाता है तो लीजा जाने लगती है। चांद उसे रोकता है। लीजा कहती है कि देखो तुमने एक गलत लड़की से प्यार कर लिया है जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, तो फिर तुम अपना ये प्यार वाला भूत निकाल दो। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर चांद उस दरवाजे को बंद कर लीजा को कार के अगेंस्ट स्पिन कर देता है एंड बाद में यहाँ पर वो उसे किस करने लग जाता है, जहाँ पर लीजा उसे अपने आप से दूर करती है। एंड जैसे ही यहाँ पर वो कार में बैठने वाली थी तो फिर उसका ब्लड फ्लो आ जाता है, तो यहाँ पर सभी लोग उसे लेकर सीधा हॉस्पिटल चले जाते हैं। डॉक्टर यहाँ पर कहने लगती है कि ये प्रेग्नेंट है तो फिर इसका ध्यान रखना चाहिए। चांद यहाँ पर हाथ तो बोलता है, फिर उसे क्लिक होता है कि क्या लीजा प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर तो वैंग भी शॉक हो जाता है एंड चांद यहाँ पर होशियारी मारना शुरू कर देता है कि हाँ वो मेरे बच्चे के साथ में प्रेग्नेंट है। वैंग को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था एंड वैंग पूछने लगता है कि ये सब कब हुआ। चांद यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम बताता है जैसे कि वो हर एक पल गिन रहा हो। यहाँ पर वैंग मन में सोचने लगता है कि हो सकता है कि शायद से लीजा को सिर्फ एक बेबी चाहिए हो, लेकिन मैरिज बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों यहाँ पर चांद कहने लगता है कि देखो मैं इतना हैंडसम हूँ ही कि कोई भी लड़की मुझसे अट्रैक्ट हो जाएगी, और ऐसे भी मेरे पास क्या कुछ नहीं है, मैं एकदम हस्बैंड मटेरियल हूँ। चांद यहाँ पर वैंग को जाने के लिए कहता है, लेकिन वैंग कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। चांद बोलता है कि उसके पेट में मेरा बच्चा है। वैंग कहता है कि इससे मैं क्या करूँ, मुझे अगर किसी की फिक्र है तो वो सिर्फ लीजा है। यहाँ पर बाद में चांद को वो बात याद आती है जहाँ पर लीजा रोती है वो ये कह रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड फर्टाइल नहीं है और यहाँ पर उसे बेबी करना है रिवेंज लेने के लिए। तो उसे लगने लगता है कि शायद से ये बात छोटी भी हो सकती है
एंड यहाँ पर इतने में ही लिजा धीरे धीरे होश में आने लगती है, जहाँ पर छान उसके पास चला जाता है एंड सबसे पहले वो ये कहने लगता है कि देखो मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्चे को अबॉर्ट कर दो। लिजा को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो वो यहाँ पर उसे बोलने लगती कि बच्चा, तुम कौन से बच्चे की बात कर रहे हो। तब यहाँ पर वैंग उसे बताता है कि तुम प्रेग्नेंट हो एंड यहाँ पर लिजा खुश हो जाती है। बाद में यहाँ पर वैंग उसे कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी मम्मा को हमें सब कुछ बता देना चाहिए। लिजा कहती कि फ़िलहाल नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मैं मॉम से कैसे डील करूँगी। यहाँ पर वैंग बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सारी की सारी तुम्हारी चिंता, फिक्र और तुम्हारा ध्यान सब कुछ रख लूँगा। यहाँ पर छान उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों क्या खुद में कोई ड्रामा बना रहे हो, तुम्हें मैं यहाँ पर खड़ा दिख नहीं रहा हूँ क्या। और लिजा मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम बच्चे का अबॉर्ट कर दो, मैं नहीं चाहता कि वैंग उस बच्चे को डैड कहे, और ऐसे भी वो मेरा बच्चा है। वैंग यहाँ पर गुस्सा हो जाता है छान पे, कहता है कि तुम क्या पागल हो, तुम इतनी खराब चीज़ एक लड़की को करने के लिए कह रहे हो। यहाँ पर गुस्से में आकर छान उसे थप्पड़ मार देता है, जहाँ पर अंकल वैंग भी उसे मारने वाले थे एंड तब जाकर यहाँ पर लिजा वैंग को अंकल बुलाती है और वैंग तो यहाँ पर उसे पंच मार भी देता है। फिर बाद में यहाँ पर वो दोनों एक साथ शांति से बैठे होते हैं ताकि लिजा उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर पाए। फिर बाद में यहाँ पर वो अंकल को बता देती है कि जिसके साथ मैंने वन नाइट स्टैंड किया था वो कोई और नहीं बल्कि मेरा बॉस छान ही है। साथ साथ यहाँ पर वो छान को बताती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये वैंग जो है वो मेरे अंकल है। फिर बाद में यहाँ पर वो अंकल को बाहर भेजती है ताकि वो यहाँ पर छान से प्राइवेटली बात कर सके। लीजा यहाँ पर उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि देखो मुझे बेबी बहुत बैडली चाहिए, इसलिए मैं इस बच्चे को रखने वाली हूँ, भले तुम जो कुछ भी कह लो। छान यहाँ पर कहने लगता है कि देखो मेरा भी इस हक है बच्चे पर, तो फिर मैं नहीं चाहता कि पूरा का पूरा हक तुम लेकर जाओ। लीजा यहाँ पर कहने लगती है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं तुम्हारे बिना इस बच्चे को ग्रो अप करवाना चाहती हूँ। छान यहाँ पर कहने लगता है कि देखो मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है, क्यों ना हम दोनों शादी कर ले। लीजा कहते कि तुम्हारे सर पे क्या अभी जो वैंग ने मारा है लगता है वो कुछ ज़्यादा ही लग चुका है। छान कहते कि देखो देखो रियल शादी नहीं फेक शादी के बारे में बात कर रहा हूँ। लीजा कहते कि इससे मेरा और तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा। छान यहाँ पर बताने लगता है कि देखो अगर तुम मेरे साथ शादी करोगी, मेरा मतलब है कि फेक मैरिज करोगी, तो फिर यहाँ पर मैं तुम्हें ये बच्चा लेने के लिए अलाउ कर दूंगा। साथ साथ यहाँ पर मेरी ग्रैंड माँ मुझे बहुत प्रेशराइज कर रही है शादी करने के लिए ताकि मैं उन्हें ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर दे सकूं, तो मुझे लगता है कि ये मौका बहुत अच्छा होगा। लीजा यहाँ पर साफ साफ उसे कह देते कि देखो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं एंटी मैरिज साइड से हूँ, मुझे ये शादी वादी चक्करों में फंसना बिल्कुल नहीं पसंद है। और ये बात तुम्हारी फैमिली की, तो वो तो पूरी केओस ही है, ऐसी फैमिली में शादी करना कौन ही चाहेगा। छान कहता है कि देखो तुम्हारी मर्जी होगी, जब तुम्हें डाइवोर्स चाहिए था तुम ले सकती हो, और डाइवोर्स के बाद भी यहाँ पर मेरी फैमिली तुम्हारे बच्चे को पूरा प्यार करेगी। लीजा कहती कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मैं खुद ब खुद ही मेरे बच्चे को दुगना प्यार दे सकती हूँ। छान कहते कि मतलब तुम यहाँ पर एंटी मैरिज साइड से बहुत ज़्यादा ही हो। लीजा कहती कि हाँ मैंने अभी अभी कहा कि मैं शादी के खिलाफ हूँ, तो मैं इतना जल्दी शादी के लिए कैसे मान लूँगी। शादी तुम जैसे लोगों के लिए आसान होती है लेकिन मेरे लिए नहीं। छान यहाँ पर उसे कुछ लेक्चर देने वाला था, लेकिन लीजा यहाँ पर नींद का बहाना कर कर सो जाती है। फिर बात यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर लीजा के लिए वैंग ने उसका फेवरेट सूप लाया होता है एंड लीजा यहाँ पर उसे मज़े से पी रही थी। फिर बाद में यहाँ पर वैंग उसे बताने लगता है कि तुम्हारी मम्मा ने मुझे कॉल किया था और वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। लीजा यहाँ पर वैंग से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ तुम मेरे लिए कवर अप कर लोगे, मॉम को ये कह देना कि मैं बिजनेस ट्रिप पर गई हूँ। वैंग यहाँ पर उसे एक बार और कंफर्मेशन मांगता है कि क्या तुम पक्का श्योर हो, तुम्हें मॉम को कुछ भी नहीं बताना है। एंड लीजा यहाँ पर उसे पक्का कंफर्मेशन दे देती है। वैंग यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम शादी के खिलाफ की हो, इस वजह से ना क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड की शादी। एंड इतना बोलते यहाँ पर लीजा के फेस पे एक रिएक्शन होता है, जिसे समझ आता है कि लीजा को शादी से क्यों नफरत है। एंड यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि मैं उस दिन को कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। एंड यहाँ पर हमें पास के सीन में ले जाया जाता है, जहाँ पर लीजा के डैड ने उसकी स्टेप मदर के लिए यहाँ पर उसकी रियल मॉम को घर से निकाल दिया था। बस इतना ही नहीं, उन्होंने उसे और उसकी एक बहन को भी निकाल दिया था। फिर बाद में यहाँ पर लीजा प्रेजेंट में उस बात को याद कर कर बहुत इमोशनल हो जाती है, जहाँ पर उसकी आंखों में से आंसू भी आने लगते हैं। एंड यहाँ पर वैंग उसे कंसोल करने लगता है। दूसरा वैंग कहता है कि देखो मैं मानता हूँ कि तुम्हें लगता होगा तुम एक चाइल्ड को बर्थ देकर उसकी देखभाल कर सकती हो, उसे एक अच्छी लाइफ दे सकती हो, लेकिन हाँ एक चाइल्ड के पास एक फादर का होना उतना ही ज़रूरी है जितना मॉम का होना है। और रही बात तुम्हारे उस ड्रामा की, तो फिर तुम एक शादी कर लो, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो तुम उससे डिवोर्स ले सकती हो एंड ये तुम्हारे एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहेगा। फिर इसके बाद में लीजा भी यहाँ पर इस चीज़ को एक थॉट देने लगती है एंड बाद में यहाँ पर वो छान को बुला लेती है।
एंड सिर्फ यहाँ पर वो चान को बुलाती ही नहीं है बल्कि उसके पास तो एग्रीमेंट्स ऑलरेडी रेडी थे। चान यहाँ पर उस एग्रीमेंट को देखकर गुस्से में आकर उसे पूछता है कि क्या तुम पक्का सीरियस हो। लीजा कहती है कि हाँ, देखो सब कुछ इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही जाना चाहिए। अलग अलग रूम, अलग अलग घर और एक दूसरे के प्राइवेट मैटर में हम दखल अंदाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारी ये शादी कभी भी पब्लिकली नहीं जाएगी। चान कहता है कि ठीक है, मुझे सारे के सारे शर्त राजी है। लीजा कहती है कि हाँ, और एक और बात याद रखना, भले वो लड़की हो या लड़का, उसकी पूरी की पूरी कस्टडी मामा के पास होगी। यानी कि अगर कभी हमारा डिवोर्स होता भी है तो फिर यहाँ पर तुम उस लड़की के लिए या लड़के के लिए उसका हक पाने के लिए यानी कि उसकी कस्टडी के लिए लड़ नहीं सकते हो। और हाँ, एक बात और, अगर कल को तुम्हें आकर तुम्हारा रियल लव मिल गया तो फिर तुम मुझे कह सकते हो, मैं यहाँ पर तुम्हें डिवोर्स देने के लिए रेडी हो जाऊंगी। मैं कुछ हंगामा क्रिएट भी नहीं करूँगी। चान यहाँ पर उसे कहता है कि तुमने इतना परफेक्ट एग्रीमेंट मैं सोच रहा हूँ कि एक रात में कैसे बना लिया होगा। एंड यहाँ पर वो कहने लगता है कि देखो, तुम्हारे कुछ कुछ रूल्स हैं तो फिर मेरे भी रूल्स हैं। रूल नंबर 1 कि तुम्हें मेरा पूरा साथ देना होगा मेरी फैमिली के साथ डील करने के लिए। एंड रूल नंबर 2, अगर कल को हमारा डिवोर्स होता तो कस्टडी तुम रख सकती हो, लेकिन हाँ, मंथ में 3 बार मैं मेरी बेटी या बेटे को मिलने के लिए आ सकता हूँ और उसका जितना भी खर्चा होगा वो हाफली मैं उठाऊँगा। और हाँ, रूल नंबर 3, अगर तुम्हें भी फ्यूचर में कभी तुम्हारा लव लाइफ मिलता है तो तुम मुझे कह सकती हो, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। लीजा यहाँ पर कहते कि तुम अपना मुंह बंद रखो, मैंने कहा ना मैं एंटी मैरिज वाली साइड से हूँ, तो फिर यहाँ पर मुझे किसी से प्यार हो ही नहीं सकता है। चान यहाँ पर मन में कह रहा होता है कि हाँ हाँ, मुझ जैसे वेल्दी, हेल्दी और रिचेस इंसान के साथ तो हो नहीं रहा, न जाने कौन ही इसे पसंद आएगा। ऐसे भी मेरे अलावा अच्छा इस दुनिया में कौन है ही। फिर यहाँ पर उनकी जो डील है वो फाइनल हो जाती है। फिर बाद में यहाँ पर फाइनली वो लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर साथ साथ चान लीजा को उसका कार्ड भी देता है एंड कहता है कि ग्रैंड माँ की बर्थडे पार्टी में जाना है तो फिर प्लीज़ ऐसा कुछ अच्छा सा खरीद लेना जो कि तुम्हें पसंद है। लीजा कहती है कि इसकी कोई लिमिट तो नहीं है ना। चान कहते हैं कि बेफिक्र होकर स्वाइप करना, इसमें तुम कितने भी पैसे खर्च कर सकती हो। लीजा यहाँ पर कहने लग जाती है कि शादी रेडी करने के लिए तो मैंने कहा था, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने मुझे किसी जाल में फंसा लिया है। चान कहते कि मैं और तुम्हें जाल में फंसाऊंगा, मैं तो बहुत मासूम इंसान हूँ, मुझे तो खुद ही केयर भी करना नहीं आता और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई बड़ा सा ट्रैप बनवाऊंगा। और इमोशनल बनकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर लीजा सोचने लगती है कि नाटक तो ऐसे कर रहा हो कि जैसे मैंने इस पर चीट किया हो। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने कैबिन में बैठा हुआ होता है, जहाँ पर वो लीजा को कॉल करने लगता है। फिर पूछता है कि तुम आखिर हो कहाँ पर, तुम मुझे ऑफिस में कहीं पर भी नहीं दिख रही हो। लीजा कहते कि तुमने तो कहा था जाकर शॉपिंग करने के लिए, तो मैं मेरी मॉम और सिस्टर के साथ में आई हूँ। चान बोलता है कि ठीक है, एक काम करना, उनके लिए भी कुछ कहते हैं ना, और हाँ, उनसे कहना कि मैं एक दिन उन्हें डिनर पर ज़रूर लेकर चलूँगा। लीजा कहती कि फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर यहाँ पर वो कॉल को कट कर देती है। दोस्तों, यहाँ पर हम लीजा की बहन सिया को देखते हैं, जो कि यहाँ पर बड़ी खुश होती है अपने जीजू की बातों को सुनकर। दोस्तों, यहाँ पर उसकी मम्मा उसे पूछने लग जाती है कि आखिर ये शादी हुई कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आज तक मैंने तुम्हें किसी लड़के को डेट करते हुए देखा नहीं है। सिया कहने लगती कि मॉम, आप दीदी को कितना डीमोटिवेट करती हो, उन्होंने तो कितने अच्छे इंसान को चूज़ किया है। फिर बाद में यहाँ पर आंटी लीजा को समझाने लग जाती है कि देखो, कोई मैन अच्छा नहीं होता, हर कोई मैन एक जैसे ही होते हैं। एंड रही बात इनकी पैसों की, तो ये लोग बस पैसों का घमंड लगाते हैं, तो फिर मैं चाहती हूँ कि तुम उसके पैसों को यूज़ ना करो। लीजा कहते कि मॉम, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने मेरा खुद का कार्ड लिया है खुद के एक्सपेंसेस को पे करने के लिए, और आप दोनों के एक्सपेंसेस को भी, तो आप टेंशन मत लो। दोस्तों, यहाँ पर से हम देखते हैं डेज़ी को और उसकी मम्मा को आते हुए, जहाँ पर डेज़ी की मम्मा कहने लगती है कि तभी मैं सोचूं कि यहाँ पर इतने बड़े से शोरूम में गरीब बुक वाली बदबू कहाँ से आ रही है। तो फिर यहाँ पर लीजा भी कहने लगती है कि वही मैं सोचूं, दूर से मैंने आपको नोटिस कर लिया था, वो क्या है ना, गरीबों की एक पहचान जो होती है। डेज़ी यहाँ पर चिल्लाने लगती है, कहते हैं कि वो तुम्हारी मॉम है। लीजा कहते हैं कि वो मेरी माँ वाँ नहीं है, मुझ पर ये मॉम का टैग लगाना बंद कर दो। डेज़ी यहाँ पर लीजा पर चिल्लाने वाली थी, तो उसकी मॉम कहती कि जाने दो, ऐसे भी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी बेचारी की जॉब चली जाएगी। यहाँ पर लीजा की मॉम बोलने लगती कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। डेज़ी की मॉम कहती कि लगता है तुम्हें पता ही नहीं है, डेज़ी बहुत जल्दी वाटर ग्रुप के प्रेसिडेंट की वाइफ बनने वाली है, तो फिर तुम्हारी बेटी उसी कंपनी में तो काम करती है, मेरी बेटी जैसे ही कुछ कह देगी तो फिर यहाँ पर तुम्हारी बेटी की जॉब जा सकती है। यहाँ पर हमें डेज़ी भी खुद की तारीफ़ करने लगती है। लीजा बोलती कि अरे, लगता है तुमने अपनी
मम्मा को सारी बात ही बताया कि किस तरीके से उसे तुम्हें अपने कैबिन के बाहर निकाला है। डेज़ी यहाँ पर चिल्लाकर उस पर कहने लगती है कि तुम उसके सामने अपना मुंह चला सकते हो, लेकिन यहाँ पर नहीं, और ऐसे भी ग्रैंडमा ने कहा है कि वो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद करती हैं। सिया यहाँ पर बाद में लीज़ा के और उसके हस्बैंड के रिलेशन के बारे में पता नहीं वाली थी, लेकिन लीज़ा यहाँ पर सिया को रोक देती है। फिर वहाँ से वो लोग जाने लगते हैं, लेकिन डेज़ी यहाँ पर बात मानती नहीं और उन्हें रोकने लगती है। एंड यहाँ पर डेज़ी कंपेयर करना शुरू कर देती है। कहती है कि याद है ना, बहुत साल पहले क्या हुआ था, मेरे डैड ने मेरी मॉम को चूज़ किया था एंड तुम्हारी मॉम को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया था, तो इस बार बाहर निकालने की ज़रूरत तो पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि पहले से वो लोग मुझे चूज़ करने वाले हैं। लीज़ा कहती कि ठीक है, अगर उन्हें तुम्हें चूज़ करना तो करें, तो ऐसे भी मेरा क्या ही जाता है। फिर बाद में यहाँ पर डेज़ी की जो मम्मा होती है अपना कार्ड जो है स्टाफ को देने लगती है एंड कहती कि प्लीज़ इन चीप इंसानों को यहाँ से निकालो। वो क्या है ना, मेरी शॉपिंग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है इस तरीके के एनवायरनमेंट को देखकर। यहाँ पर स्टाफ भी उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि यहाँ पर उनके पास जो कार्ड होता है वो सिल्वर मेंबरशिप का होता है। सिया कहने लगती कि आंटी आप तो हद ही पार कर रही हो। तो फिर डेज़ी की मॉम कहने लगती कि अरे इसमें क्या हुआ, अक्सर रिच लोग ऐसा ही क्या करते हैं, हमारी कोई लिमिट्स नहीं होती। यहाँ पर वापस से साफ उन्हें जाने के लिए कहती है। लीज़ा कहती कि कोई बात नहीं, तो वो अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से जाने लगती है। इतने फिर यहाँ पर स्टोर का मैनेजर आ जाता है, जो लीज़ा को देखकर पहचान जाता है एंड यहाँ पर वो मिसेस चान कर उसे बुलाने लगता है एंड बाद में यहाँ पर वो अपनी आइडेंटिटी को क्लियर आउट भी करती है। तो मैनेजर बताने लगता है कि बॉस ने हमें यहाँ पर स्ट्रिक्ट और ख़ास इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि आपको शॉपिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लीज़ा यहाँ पर सोच में पड़ जाती है, जहाँ पर चान जो है मैनेजर को ऑर्डर दे रहा होता है एंड लीज़ा को लगने लगता है कि शायद से ये सब कुछ चान ने करवाया है। डेज़ी यहाँ पर कहने लग जाती है कि ये पॉसिबल है ही नहीं कि इस मॉल का जो ओनर है वो यहाँ पर लीज़ा को जानता हो। तो फिर मैनेजर कहने लगता है कि मैंने कन्फर्मेशन कर लिया है एंड मुझे पता है कि वो कौन है, तो अकॉर्डिंग टू ओनर मुझे रूल्स को फॉलो करना होगा। एंड यहाँ पे लीज़ा खुश हो जाती है। तो दूसरों यहाँ पर डेज़ी लीज़ा से कहने लगती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम ये सारी काम भी करती हो, जहाँ पर तुम एक ओल्ड मैन के साथ में हो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। यहाँ पर उन सब में लड़ाइयाँ होने लग जाती है, जहाँ पर डेज़ी की मम्मा नीचे गिर जाती है। साथ साथ यहाँ पर वो मैनेजर भी होता है, जो कि डेज़ी को और उसकी मम्मा को वार्निंग देने लगता है वहाँ से जाने के लिए, और अगर वो वहाँ से नहीं गए तो फिर वो सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेगा। फिर यहाँ से डेज़ी और उसकी मम्मा गुस्से में चली जाती है, जहाँ पर इस बार वो स्टाफ बड़ी प्यार से आती है उन्हें गाइड करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर डेज़ी और उसकी मम्मा आपस से बात कर रही होती है। उसकी मॉम कहती है कि टेंशन मत लो, हमें बस ग्रैंडमा के बर्थडे का इंतज़ार करना है और उस दिन तुम अच्छे से बिहेव करना, क्योंकि ग्रैंडमा तो अनफॉर्चुनेटली तुम्हें ही चूज़ करने वाली है। फिर देखना कि कैसे यहाँ पर उसकी बैंड बज जाती है। फिर यहाँ पर फाइनली वो लोग ग्रैंडमा से मिलने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर लीज़ा जो है चान को थैंक यू बोलने लगती है उस दिन मॉल में उनके लिए अलग से पर्सपेक्टिव बनाने के लिए। चान भी यहाँ पर कहता है कि अगर थैंक यू बोलना ही है तो ग्रैंडमा के सामने अच्छे से एक्ट करना, और हाँ याद रखना कि तुम मुझे बॉस के नाम से ना बुलाओ, बल्कि हस्बैंड या फिर कोई निकनेम भी मुझे दे सकती हो और उसी नाम से बुलाना। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग अंदर जाने लगते हैं। फिर यहाँ पर ग्रैंडमा उन दोनों को एक साथ देखकर बड़ी खुश होती है एंड यहाँ पर कहने लगती है कि तुम्हारी चॉइस तो बड़ी अच्छी है। एंड बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा चान को लेकर लीज़ा को बताने लगती है कि तुम्हें पता है, मुझे कभी नहीं पता था कि तुम मुझे गर्लफ्रेंड हो और मुझे आज जाकर पता पड़ा है, और तो और यहाँ पर ये पहले किसी को डेट किया ही नहीं करता था। मैं तो यहाँ पर शक होने लगा था कि कहीं इस लड़की को कोई लड़के ना पसंद हो। यहाँ पर लीज़ा हाथ से लगती है, कहते हैं कि अब आप इन पर ब्लेम डालना बंद कीजिए, क्योंकि मैंने ही मना किया था, क्योंकि मैं कुछ पल और साथ बिताना चाहती थी एंड रिलेशनशिप को कंफर्म करना चाहती थी। तो फिर यहाँ पर बाद में ग्रैंडमा पूछने लगती है कि तुम लोग आखिर कितने टाइम से डेट कर रहे हो, एंड यहाँ पर वो दोनों के दोनों अलग अलग जवाब देते हैं एंड बाद में यहाँ पर उस आंसर का वो लोग घुमा फिरा कर मतलब बना देते हैं एंड ग्रैंडमा को बहाने मारने लगते हैं। ग्रैंडमा कहते हैं कि ये सारी बातें तो होती रहेंगी। बाद में यहाँ पर वो लीज़ा को जो है ब्लू कलर का जेड का ब्रेसलेट देने लगती है। लीज़ा यहाँ पर मना तो करती है, लेकिन ग्रैंडमा बोलती है कि देखो बहुत जल्दी तुम दोनों की शादी होने वाली है, तो ये तो बनता ही है। साथ साथ यहाँ पर वो उन्हें एक विला का प्रॉपर्टी का पेपर्स भी देती है एंड यहाँ पर लीज़ा से कहती है कि पेपर्स एंड सब कुछ मैंने तुम्हारे नाम पर बना है, तो फिर इस पर साइन करना मत भूलना। एंड लीज़ा यहाँ पर चान को देख रही होती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये सब कुछ फेक मैरिज है, लेकिन ये चीज़ें और ये इमोशन सब कुछ रियल है। ग्रैंडमा यहाँ पर उन दोनों को रुकने के लिए कहती है, लेकिन लीज़ा यहाँ पर चान को पीछे से पिंच करती है ताकि वो ग्रैंडमा को ना भूल सके। यहाँ पर चान बेचारा ग्रैंडमा को ना कहता तो है, लेकिन ग्रैंडमा मानती नहीं है, कहती है कि नहीं नहीं तुम थक गए रहोगे, यहीं पर रुक जाओ।
फिर बाद में यहाँ पर वो लोग बेडरूम में आ जाते हैं, जहाँ पर लीजा दो बर्ड्स को देखती है जो कि वुडन के होते हैं। एंड यहाँ पर वह चान को बताने लगती है कि ये यहाँ पर क्या करे, और इस पोजीशन में चान कहते हैं कि ऑफकोर्स ही बात है, वो दोनों किस करे एंड न्यूली बेड्स खाली किसी तो करते। लीजा कहती है कि ये सब छोड़ो, मैं जा रही हूँ दूसरे रूम में सोने के लिए। चान कहते हैं कि दूसरे रूम में? तुम्हें नहीं लगता अगर तुम दूसरे रूम में चली जाओगी तो फिर यहाँ पर ग्रैंडमा को शक होने लगेगा? लीजा यहाँ पर कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सोफ़ा पर सो जाऊंगी। एंड चान यहाँ पर उसे हाँ कहकर बेड पर जा रहा था तो लीजा फटाक से बेड पर बैठ जाती है। कहते कि अरे अरे तुम कितने बुरे इंसान हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम मुझे सोफ़ा पर सुलाना चाहते हो। चान कहते कि मैंने ऐसा कभी कहा ही नहीं, तुम चाहो तो बेड पर सो सकती हो, ऐसे भी ये बेड बहुत बड़ा है, यहाँ पर तो 4 जन भी सो जाएंगे। लीजा कहते कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? चान कहते कि एक साइड मैं सोऊंगा और एक साइड तुम। लीजा कहते कि समझ रही हूँ मैं सब कुछ, तुम यहाँ पर मेरा एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हो। चान कहते कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा? बेहतर होगा कि बिना ओवर थिंक किए तुम चुपचाप सो जाओ। फिर बाद में यहाँ पर वह सोने के लिए आ जाता है तो लीजा उस पर चिल्ला कर कहती है कि तुम कितने बेशरम हो, तुम यहाँ पर बिना शर्ट के सोओगे? चान कहता है कि हाँ, मैं यूजुअली बिना कपड़ों के सोता हूँ, लेकिन खुश कर मनाओ कि मैंने यहाँ पर एटलीस्ट पैंट से पहने। लीजा बाद में यहाँ पर गुस्से में सोने लग जाती है, जहाँ पर चान उसे गर्ल करना शुरू कर देता है। लीजा उसे अपने आप से दूर रहने के लिए कहती है। चान बोलता है कि देखो, हो सकता है आसपास भूत है, तो बहुत ज़रूरी है ना तुम्हें और इस बेबी को प्रोटेक्ट करना, और अब चुपचाप मुँह बंद कर सो जाओ। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग नेक्स्ट डे उस पार्टी के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ पर चान जो है लीजा को बहुत प्रिची बुलाने लगता है बैकअप करते हुए। एंड लीजा यहाँ पर एंटी मैरिज वाले उसे अपने आप से दूर करने के लिए बोलती है एंड कहते कि याद है ना, हमें 1 साल बाद डिवोर्स लेना है, तो मेरे प्यार में मत पड़ो। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग नीचे की ओर चले जाते हैं। दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं डेज़ी की मम्मा को और उसके डैड को, जो कि यहाँ पर उस घर के बाहर खड़े होते हैं। डेज़ी की मॉम तो यहाँ पर उस घर की तारीफ करने लगती है क्योंकि वो बड़ा महंगा होता है। यहाँ पर उसके डैड उन दोनों से कहते कि देखो, आज यहाँ पर इस इवेंट में बहुत सारे रिच लोग आने वाले, तो फिर यहाँ पर हम सभी को वेल मैनर और वेल बिहेव रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक भी गलती हुई पूरे मार्केट में हमारी रेपुटेशन जा सकती है, और हमारी कंपनी तुम्हें पता ही है कि किसके ऊपर डिपेंड करती है। आंटी यहाँ पर कहने लगती है कि तुम टेंशन मत लो, चान को तो मैं बड़े पहले से जानती हूँ, यहाँ पर वो शादी के लिए छुट्टियों में मान जाएगा। फिर बाद में यहाँ पर जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं, डेज़ी यहाँ पर चान को देखती है, लेकिन चान के साथ साथ में कोई औरत भी होती है। तो फिर यहाँ पर वो गार्ड बताने लगता है कि वो हमारी मैडम है, यानी कि सर की वाइफ। और इन तीनों को यहाँ पर यकीन नहीं होता। दूर से यहाँ पर वो लोग उस इंसान को गौर से देखते हैं तो फिर यहाँ पर डेज़ी को लीजा नजर आती है, और उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि लीजा और उसकी वाइफ। दोस्तों यहाँ पर लीजा चान से कह रही होती है कि तुम पक्का श्योर हो ना कि तुम्हारे मॉम डैड मुझे अप्रूव कर लेंगे? चान कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मेरी पूरी फैमिली तुम्हें अप्रूव करेगी। फिर बाद में यहाँ से चान चला जाता है, जहाँ पर लीजा अकेली होते हैं। तभी यहाँ पर डेज़ी उसकी पेरेंट्स के साथ में आ जाती है। एंड आते ही यहाँ पर वो लीजा से कहने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और तुमने ऐसे आखिर कौन सा काला जादू कर दिया है जहाँ पर चान तुम्हारे प्यार में आ चुका है? तो लीजा बोलती है कि क्यों, तुम्हें भी वो जादू चाहिए जहाँ पर तुम अपनी मॉम का इस्तेमाल करो और जब अपने डैड का इस्तेमाल करो? तो फिर यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है। लीजा कहते कि उस दिन तो बड़े डिंगे मारे थे ना कि ग्रैंडमा तुम्हें चूज़ करेंगी, ग्रैंडमा को तो मैं भी पसंद हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो डैड से कहने लगती है कि इसे देखिए ना, ये मुझे बुली कर रही है। एंड डैड यहाँ पर लीजा पर चिल्लाने लग जाते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एंड यहाँ पर वो उसे दम क्या दे रहे होते हैं कि अभी के अभी इस फैमिली से निकल जाओ, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। बाजू से एक इंसान ग्रीन टी लेकर जा रही थी, जो उठाकर लीजा अपने डैड के फेस पर फेंक देती है। एंड कहते कि तुम कौन होते हो मुझे इतना ऑर्डर करने वाले, आखिर हमारा रिलेशन ही क्या है? गुस्से में आकर उसके डैड उस पर थप्पड़ लगाने वाले थे, लेकिन इतने में चान करने लगता है कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरी वाइफ को थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा है। फिर बाद में यहाँ पर वो आकर लीजा के फेस को देखता है एंड कहता है कि देखो, तुम लोगों ने इसको इतना सुना है कि बेचारी का फेस ही उतर गया है। तो फिर यहाँ पर बाद में डेज़ी भी नाटक करने लगती है कि मेरे फेस को तो देखो, उससे मुझे कितनी ज़ोर से थप्पड़ मारा है। तो फिर यहाँ पर चान कहने लगता है, हाँ तो इसमें क्या हुआ, तो मैंने ज़रूरी से बुली किया होगा। तो फिर यहाँ पर वो कहने लगती है कि अरे ये हमेशा मुझे और मेरी मम्मा को ऐसे ही मारा करती है। चान वापस से कहता है, तो बुली करोगे तो मारेगी ना, मारते हुए भी बेचारी के नाजुक हाथ तुम्हें इतना कैसे लग जाते हैं पता नहीं। फिर बाद में यहाँ पर डेज़ी और उसकी मम्मा मिलकर लीजा पर टूट पड़ती है और उसकी बुराइयाँ करना शुरू कर देती है कि वो तो तुम्हारे लायक है ही नहीं, ये वुमन सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भागती है। तो फिर यहाँ पर लीजा बोलने लगती है
इसमें क्या हुआ, मैं इतनी ख़राब वुमन है तो मेरे पति को तो बैड वुमन ही पसंद है। एंड यहाँ पर बामे चान उसे हाँ कहते हुए फोरहेड पर किस भी करता है, जहाँ पर लीजा के पेट में बटरफ्लाइज आने लगती हैं। फिर यहाँ पर आंटी कहने लगती है कि देखो चान, ये सब तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो। आज ग्रैंडमा का बर्थडे है और मुझे पता है कि ग्रैंडमा इस लड़की को अप्रूव बिल्कुल भी नहीं करने वाली है। इतने में यहाँ पर एक गार्ड आता है जो कि कहने लगता है कि मैम, ग्रैंडमा ने आपके लिए जो ज्वेलरी मंगाई थी वो आ चुकी है, हम उसे कहाँ पर रखें। तो फिर लीजा बताने लगती है कि उसे मेरे न्यू विला में रख देना। एंड ये बात सुनकर तो यहाँ पर डेज़ी और उसकी मम्मा पूरा जेलस होने लगती है एंड कहते कि देखा, ज़रूर तुमने ग्रैंडमा पर कोई काला जादू किया होगा। यहाँ पर चान उन्हें बोलने लगता है कि अरे, मुझे लगता है कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भूल रही हो। उस दिन स्टोर में आप इन्हें और मेरी मदर इन लॉ को बाहर निकाल रही थी। तो फिर यहाँ पर वो लोग बहाना मारने लगते हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि वो स्टोर वो ओन करता है। चान को यहाँ पर गुस्सा आता है तो फिर वो कहता है कि एक काम करो, इस पार्टी से निकल जाओ। अभी मैं यहाँ पर गार्ड्स को तुम सबको निकालने के लिए कहता हूँ। अंकल यहाँ पर कहने लगते कि तुम हमारी बेइज्जती इस तरीके से नहीं कर सकते हो, हम यहाँ पर एज ए गेस्ट आए हुए तुम्हारी ग्रैंड माँ की बर्थडे पार्टी के लिए। तो फिर यहाँ पर चान कहता है इसमें क्या हुआ, मेरी ग्रैंड माँ ही तो है, मैं उन्हें समझा दूंगा। इतने में गार्ड्स आते हैं जो उन्हें वहाँ से ले चले जाते हैं। चान यहाँ पर उन्हें एक फाइनल वार्निंग देता है कि देखो, मैं अभी तुम्हें निकाल तो नहीं रहा हूँ, लेकिन एक बार और तुमने मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं पूरी की पूरी फैमिली को ही बैन कर दूंगा। फिर बाद में यहाँ पर लीजा मिलती है उसकी मदर इन लॉ से, जहाँ पर उसके फादर इन लॉ भी होते हैं एंड ग्रैंड माँ भी। एंड यहाँ पर चान लीजा को इंट्रोड्यूस करवाता है, जहाँ पर उसकी मदर इन लॉ कहने लगती है कि तुम दोनों की शादी कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी में हो गई है, इतनी भी क्या घाई थी तुम्हें शादी करने की। यहाँ पर डैड भी थे जो इस शादी को अप्रूव नहीं कर रहे थे एंड कह रहे थे कुछ सोच समझ कर स्टैंडर्ड से कर शादी करनी चाहिए थी। ग्रैंड माँ यहाँ पर अपने बेटे पर ही गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुम यहाँ पर इस शादी के खिलाफ क्यों हो, तुम्हें क्या लगता है मैंने एक रॉन्ग डिसीजन लिया है, मैंने इन्हें ही शादी के लिए अप्रूव किया और डेट भी साथ साथ पहले ही फिक्स है। तो फिर बाद में यहाँ पर उनका बेटा यानी कि चान का डैड उससे माफ़ी मांगने लगता है। तो यहाँ पर ग्रैंड माँ उसे बोलने लगती है, एक तो मुझे ग्रैंडसन चाहिए, ऊपर से तुम लोगों जो यहाँ पर मेरे बेटे की चीज़ को अप्रूव ही नहीं कर रहे हो। फिर बाद में यहाँ पर सीजा बताने लगती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात सुनकर यहाँ पर ग्रैंड माँ बहुत गुस्सा जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग बेडरूम में आते हैं तो फिर चान उसे रिंग देने लगता है। लीजा बोलते कि रिंग क्यों, ये क्या मेरे लिए गिफ्ट है। चान कहता है कि नहीं, ध्यान से देखो ये कपल्स वाली रिंग है। लीजा बोलती है कि इसे कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी 1 साल बाद तो हमारी शादी टर्मिनेट ही होने वाली है। चान बोलते हैं कि देखो, क्योंकि हम 1 साल तक के लिए शादीशुदा है तो फिर एज अ कपल्स हमें ये पहनना चाहिए। एंड रिंग निकाल कर इसके हाथों में दे देता है, बल्कि वो अपना रिंग खुद ब खुद पहन लेता है एंड कहता है कि पहनना ना पहनना ये तुम्हारे ऊपर है। लीजा यहाँ पर उसे घूरते हुए कहती है कि कहीं तुम्हें मैं और भी ज़्यादा पसंद तो नहीं आने लगी हो। चान कहता है जो समझना है समझो, और रिंग पहनना है तो पहनो, नहीं पहनना तो मत पहनो, वो तुम्हारे ऊपर है। लीजा कहती है कि ठीक है, 1 साल तक ये रिंग मैं अपने पास रखती हूँ, उसके बाद में मैं तुम्हें दे दूँगी। फिर बाद में यहाँ पर लीजा ऑफिस में होती है, जहाँ पर चान उसे टेक्स्ट कर रहा था कि मेरी वाइफ ने लंच किया या फिर नहीं। एंड लीजा यहाँ पर हंसते हुए उसे कहती है कि मुझे वाइफ मत बुलाओ। इतने में यहाँ पर पीछे से मिनी आ जाती है, जहाँ पर लीजा डर जाती है। मिनी उसे बोलती है कि डरो मत, तुम्हें एक खबर देना चाहती हूँ मैं, जहाँ पर तुम बहुत रिग्रेट करोगी। पूरे ऑफिस वालों को पता है कि मिस्टर चान की शादी हो गई है। देखा, तुम्हारे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी लेकिन तुमने तो वो खो बैठी, न जाने उसकी लकी वाइफ कौन होगी। इतने में यहाँ पर चान का कॉल आने लगता है तो वो एकदम फॉर्मली इसका कॉल पिक करती है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसके कैबिन में चली जाती है, जहाँ पर चान उसे बात करने वाला था, लेकिन इतने में वो उस पर चिल्ला उठती है कि मैंने तुमसे कहा था ना हमें हमारी शादी को सीक्रेट रखना है, अभी क्या इस रिंग को उतारो। तो फिर यहाँ पर चान कहने लगता है कि शादी को सीक्रेट रखना इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को ये भी ना पता हो कि मैं शादीशुदा हूँ, ऐसे भी किसी को कहाँ पता है कि मैंने तुम्हारे साथ में शादी की है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे लंच बॉक्स देता है, साथ साथ अपने घर की कीज़ भी, एंड कहता है कि तुम मेरे रूम में शिफ्ट हो जाओ। लीजा यहाँ पर मना कर देती है, कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने पहले ही तुम्हें दे दिया था। चान कहता है कि देखो, तुम एक प्रेग्नेंट वुमन हो और उसके पहले बहुत सारे साइंस होते हैं जो कि बैड साइन भी हो सकते हैं, तो फिर तुम्हारी प्रोटेक्शन करने वाला तो मैं ही हूँ ना। बाद में यहाँ पर लीजा के गले से उसका नेकलेस आता है बाहर, जिसके अंदर वो रिंग रखी हुई थी। एंड चान को ये देखकर बड़ी खुशी होती है, वो कहता है कि तुमने भी रिंग पहन रखी है, मुझे तो तुमसे उम्मीद थी भी नहीं। और यहाँ पर फटाक से वो रिंग को अपने कपड़े के अंदर छुपा लेती है। चान कहता है कि ठीक है, अभी तुम आराम से लंच करना और उसके बाद जैसे ही ऑफिस छूटेगा हम जाएंगे तुम्हारा सामान मेरे रूम में शिफ्ट करने के लिए।
फिर बाद में यहाँ पर लीजा चुपके से पार्किंग लॉट में उसकी कार के अंदर बैठ रही थी। चान भी यहाँ पे मन में सोच रहा होता है कि इतना नाटक करते हुए अंदर क्यों आ रही है। फिर लीजा जैसे यहाँ बैठती है चान उसे करीब पहुँच जाता है एंड लीजा यहाँ पर डर कर उस पर चिल्लाने लगती है एंड चान यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीट बेल्ट नीचे करता है एंड लीजा को लग रहा था कि वो उसे किस करने वाला था। इतने में यहाँ पर दूसरी ओर से कार के अंदर एक मैनेजर दिखाई देता है जहाँ पर फटाक से चान लीजा का जो हेड है वो नीचे कर देता है ताकि वो लीजा को देख ना पाए। मैनेजर कहता है कि मुझे लगा कि मैंने आपकी कार में मिसेस लीजा को देखा, तो चान यहाँ पर बहाना मारने लगता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर से मैनेजर चला जाता है जहाँ पर चान लीजा से सॉरी बोलता है एंड सॉरी वाइफ ऐसा कहकर बोलता है, जहाँ पर लीजा ब्लश करने लगती है। चान बोलता है कि तुम ब्लश क्यों कर रही हो, लगता है तुम्हें भी मुझ में इंटरेस्ट है। लीजा कहती है कि मैं ब्लश नहीं कर रही हूँ और मुझे वाइफ बुलाना बंद करो। फिर बाद में यहाँ पर वो रेस्ट रूम में होती है जहाँ पर वो चान के बारे में सोच रही थी कि वो उसके साथ कितने अच्छे से रहता है। काश मेरी मम्मा को भी कोई ऐसा ही पति मिला होता, लेकिन क्या पता वो भी सेम वैसा ही निकले। इतने में यहाँ पर चान उससे बोलता है कि तुम कब से अंदर हो। फिर बाद में यहाँ पर लीजा दरवाज़ा खोलती है एंड चान यहाँ पर उसे टॉवेल देता है, साथ साथ वो उसके हेयर को ड्राई भी करने लगता है। लीजा कहती है कि देखो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो, मुझे पता है कि हर मैन कैसे होते हैं। मेरी मॉम को ही खुद मेरे डैड ने छोड़ दिया था, वो भी 10 सालों के बाद में, तो हमारा वन नाइट स्टैंड ही था। यहाँ पर से चान नाराज़ होकर चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर चान जो है वो बार में होता है जहाँ पर हम एक न्यू कैरेक्टर को देखते हैं, लेकिन सिर्फ पीछे से, जिसका नाम शीन होता है एंड वो यूएस से वापस आई होती है एंड वो उसे कह रही होती कि इस बार मैं तुम पर गिव अप बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। फिर नेक्स्ट दिन यहाँ पर लीजा जैसी कंपनी में आती है मैंने उसे कहने लगती है कि तुम्हें पता है जनरल मैनेजर की पोस्ट अब खाली हो चुकी है और मुझे लगता है कि चान तुम्हें वहाँ पर डालने वाला है। इतने में यहाँ पर हेड मैनेजर आ जाता है एंड सेम बात उसे कहता है एंड बोलता है कि जैसे ही वो आएंगे मुझे लगता है कि वो अनाउंसमेंट कर देंगे। इतने में यहाँ पर चान आता है शीन के साथ में, जहाँ पर वो जो पोस्ट होती है चान शीन को दे देता है एंड ये बात देखकर लीजा को अच्छा नहीं लगता। बाद में यहाँ पर वो शीन को कंपनी घुमाने के लिए चला जाता है। दूसरों यहाँ पर मिनी को गुस्सा आ जाता है, वो कहने लगती कि देखा सब मैन एक जैसे ही होते हैं, मुझे तो लगता है शायद से वही उसकी वाइफ है। इतने में आसपास में एम्प्लॉयज़ बात कर रहे होते हैं कि शीन और सर तो बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं एंड कहते हैं कि वो लोग चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स है। ये सारी बात सुनकर बेचारी लीजा अपसेट सी हो जाती है। फिर बाद में यहाँ पर चान के रूम के अंदर शीन आती है एंड बाद में यहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि हम एक बार और शुरुआत कर सकते हैं। माना कि मैं यहाँ पर अब्रॉड चली गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी स्टोरी का दी एंड हो चुका है। यहाँ पर चान उसे कहता है कि देखो जो कुछ भी हमारे बीच में था वो अब सब कुछ खत्म हो चुका है। साथ साथ यहाँ पर वो अपना वेडिंग रिंग भी बताता है। ये देखकर तो शीन शॉक हो जाती है। पहले तो शीन को लगता है कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर बाद में उसे यकीन होने लगता है जिस तरीके से चान उसे एक्सप्लेन कर रहा था। शीन यहाँ पर कहते कि मुझे तुम्हारी वाइफ से मिलना है। चान यहाँ पर मना कर देता है, कहता है कि देखो जब सही वक्त आएगा तब मैं तुम्हें उससे मिला दूंगा। यहाँ पर शीन को बड़ा गुस्सा आ जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वह सभी के सभी क्लब में जाते हैं, जो कि ये पार्टी शीन की तरफ से होती है एंड यहाँ पर शीन ने जानबूझकर इस पार्टी को रखी हुई थी ताकि यहाँ पर वो पता लगा पाए कि आखिर चान की वाइफ उसी कंपनी में से है या फिर नहीं। तो फिर यहाँ पर लीजा कुछ डिशेस खा रही थी, जहाँ पर चान उसे कुछ डिशेस खाने के लिए मना कर रहा था। एज ए प्रेग्नेंट वुमन उन्हें कोई चीज़ें होती है जो अवॉइड करनी चाहिए। यहाँ पर शीन को ऑलरेडी फील हो रहा था कि शायद से लीजा कोई फेवरेट पर्सन है उसकी, तो वो लीजा के बाजू में चली जाती है एंड यहाँ पर वो उसकी और उसकी बचपन की स्टोरी बताना शुरू कर देती है। आनी बात सुनकर लीजा को थोड़ा अपसेट फील होता है, तो वो बाहर की ओर जाती है जहाँ पर चान आता है एंड बोलता है कि मुझे पता है कि तुम जेलस फील कर रही हो। लीजा कहती है कि नहीं ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। चान कहता है कि देखो एक्सेप्ट कर भी लो, ऐसे भी जेलस होना बहुत नॉर्मल और हेल्दी सा है, इसका मतलब ये है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। लीजा यहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी। चान यहाँ पर उसे किस करने लगता है। लीजा उसे अपने आप से दूर करती है, साथ साथ माफ़ी भी मांगती है। चान कहते हैं कोई बात नहीं, इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा और जितना टाइम तुम्हें चाहिए तुम ले सकती हो। दूसरी यहाँ पर शीन होती है जो वो उन दोनों को बात करते हुए देख भी लेती है। फिर बाद में यहाँ पर वो सभी लोग पार्किंग लॉट में होते हैं जहाँ पर मिनी ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। शीन यहाँ पर चान से कहती है कि क्या प्लीज़ तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दोगे। वो क्या है मेरा ड्राइवर आज आ नहीं पाया। यहाँ पर चान बड़े खुशी खुशी डोर ओपन करता है। शीन यहाँ पर बैठने वाली थी, लेकिन वो शीन को अंदर जाने से रोक लेता है एंड यहाँ पर वो लीजा को अंदर बैठने के लिए कहता है। तो फिर शीन कहते हैं कि ओ हाँ तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हारे बाजू में उस तरफ बैठूं, तो मैं जाती हूँ। लेकिन चान यहाँ पर उसे साफ साफ मना कर देता है।
अपनी कार में कदम रखने से भी। यानी बात लेकर वो लीजा को प्रूव करता है कि शीन उसके लिए कुछ भी नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं अपना चेकअप करवाने के लिए, जहाँ पर छान की खुशी तो ठिकाने ही नहीं थी। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग बाहर बैठे हुए थे, छान को इंपॉर्टेंट कॉल आता है तो वो चला जाता है। दोस्तों यहाँ पर डेजी होती है जो उन दोनों को देख लेती है एंड यहाँ पर वो आ जाती है तमाशा खड़ा करने के लिए एंड सभी को ऐसा बताती है कि जानबूझकर लीजा ने उसे सेड्यूस किया है। लेकिन इतने में छान यहाँ पर आता है जो सभी के सामने कहता है कि लीजा ने कुछ भी नहीं किया, अगर किसी ने किया है तो वो मैं हूँ, मैं सबसे पहले लीजा के प्यार में पड़ गया था। फिर यहाँ पर डेजी का सभी लोग मजाक उड़ाने लग जाते हैं। फिर बाद में हम यहाँ पर देखते हैं शीन को जो ये कन्फर्म कर लेती है कि लीजा ही उसकी वाइफ है, लेकिन यहाँ पर वो जान लेती है कि वो छान को वापस पाक कर ही रहेगी। दोस्तों यहाँ पर वो लोग जाते हैं अपने होटल रूम में कुछ दिन स्टे करने के लिए, जहाँ पर उस रात को वो लोग डिनर करने के लिए बैठे होते हैं एंड सभी लोग यहाँ पर वाइन टॉस करते हैं। लीजा जैसी वाइन पीने वाली थी वो उसे रोक देता है और ऑरेंज जूस दे देता है। ये चीज़ देखकर शीन और भी ज़्यादा जेलस फील होने लगती है। फिर बाद में जब छान यहाँ पर अपने रूम में होता है तभी लीजा वहाँ पर आने वाली थी, लेकिन इतने में यहाँ पर शीन आ जाती है एंड कहती है कि मुझे पता है तुम्हें लीजा क्यों पसंद है, क्योंकि मेरी भी आंखों के नीचे तिल है और लीजा की आंखों के नीचे भी तिल है। एंड ये बात सुनते लीजा वहाँ से भाग जाती है। शीन यहाँ पर जबरदस्ती उसे किस करने की ट्राई करती है, जहाँ पर छान उसे धक्के मारकर दूर करता है एंड कंफर्म करता है कि वो उसके साथ प्यार में नहीं है और अगर ये तिल वाली बात है तो ये सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस है एंड यहाँ पर उसकी फीलिंग शीन के लिए कब की खत्म हो चुकी है। लीजा यहाँ पर रूम में जाकर रोने लग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग ब्रेकफास्ट करने आते हैं तो फिर लीजा यहाँ पर छान को पावरिंग देती एंड शीन होती है जो छान से चिपकी जा रही थी और ये चीज़ देखकर लीजा बहुत जेलस फील कर रही थी। फिर बाद में यहाँ पर लीजा और शीन आपस में बात करते, जहाँ पर शीन जो है अपनी गुणगान शुरू कर देती है। लीजा कहती कि देखो मुझे पता है तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो, लेकिन अगर सचमुच तुम्हें मिस्टर छान इतने पसंद है तो फिर तुम उनके साथ जा सकती हो। अगर वो तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे तो मैं आसानी से उन्हें डिवोर्स दे दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना बोलकर वहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर शीन को बड़ा गुस्सा आ जाता है। फिर बाद में यहाँ पर लीजा और छान मिलते हैं, जहाँ पर लीजा साफ साफ कह देती है कि मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को एंड करना है। छान यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं एंड करना चाहता, लेकिन लीजा बोलती है कि अगर तुम्हें इस बच्चे की फिक्र है तो चुपचाप इसे एंड कर दो एंड छान यहाँ पर मान जाता है, जहाँ पर ये सारी बातें शीन सुन लेती है और ये चालाक शीन जाकर ये सारी बातें छान की मम्मा को तक बता देती है। फिर बाद में यहाँ पर लीजा क्लब में चली जाती है मिनी के साथ में, जहाँ पर मिनी ने उसके सब्स्टिट्यूट के लिए बहुत सारे लड़कों को बुलाया होता है। एक लड़का यहाँ पर उसे अप्रोच भी करता है, लेकिन इतने में यहाँ पर हम छान को देखते हैं जो कि स्टेटस देख रहा होता है मिनी का एंड दौड़ा चला वो क्लब में आ जाता है। फिर बाद में जब वो लड़का लीजा आपस में बात कर रहे होते हैं, नंबर शेयर करने वाले थे कि इतने में छान आकर मना करने लगता है। लीजा यहाँ पर उसे इग्नोर कर उस बंदे के साथ आगे चली जाती है स्नूकर खेलने के लिए। तो फिर यहाँ पर छान में और उस लड़के में पेट लग जाती है कि जो भी जीतेगा तो वो जो चाहे वो कर सकता है एंड यहाँ पर वो लोग स्नूकर खेलना शुरू कर देते, जहाँ पर छान के शॉट्स को देखकर सभी लोग उसे ही एनकरेज कर रहे थे क्योंकि वो बड़े मास्टर तरीके से उस चीज़ को खेल रहा होता है। फिर बाद में छान जीत जाता है एंड लीजा यहाँ पर रेस्टरूम चली जाती है एंड यहाँ पर वो खुद को समझा रही होती है कि छान एक बेटर इंसान नहीं है, उसे छान को अपने आप से दूर करना चाहिए। इतने में यहाँ पर शीन आ जाती है तो फिर शीन उसे डींगे मारना शुरू कर देती है। लीजा बोलती कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। इतना बोलकर वो जाने लगती है तो शीन यहाँ पर उसे जबरदस्ती रोकने लगती है, जहाँ पर वो लीजा को धक्का भी मार देती है एंड लीजा यहाँ पर गिर जाती है, जहाँ पर उसके स्टमक में बहुत पेन होने लगता है। लेकिन यहाँ पर शीन उसकी मदद नहीं करती, वो बल्कि यहाँ पर उसे वॉशरूम के अंदर बंद कर देती है, जहाँ पर लीजा बेहोश हो गई थी एंड यहाँ तक कि कॉजन वाला जो साइन बोर्ड होता है वो भी डाल देती है। छान यहाँ पर रूम में होता है क्लब के, जहाँ पर वो सोच रहा था कि लीजा उसका कॉल क्यों नहीं पिक कर रही है, ऐसे तो वो कभी नहीं किया करती और कब से वो रेस्टरूम में ही है। यहाँ पर वो बाहर उसे देखने के लिए जाता है तो इतने में शीन आ जाती है जो कि उसे पकड़ लेती है एंड बोलती है कि प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ पर छान उसे अपने आप से दूर करना चाहता है, लेकिन वो तो उसे चिपकी हुई थी, तो वो कैसे भी करके उसे दूर कर वॉशरूम की ओर चला जाता है, जहाँ पर एक स्टाफ दिखाई देती है और वो सोच में पड़ जाती है कि यहाँ पर ये साइन बोर्ड क्यों लगाया हुआ है। फिर यहाँ पर छान दरवाज़ा खोलता है, जहाँ पर उसे अंदर लीजा मिलती है तो उसे फटाक से उठाकर हॉस्पिटल ले चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर लीजा होश में आने लगती है, जहाँ पर मिनी उसका वॉलेट छोड़कर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। लीजा यहाँ पर छान से कहने लगती है कि ये सब कुछ शीन की वजह से हो रहा है
और वो तो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है ना, वो यहाँ पर मेरे बच्चे को गिराने के लिए कुछ भी कर सकती है। चान यहाँ पर उसे माफ़ी मांगता है, कहता है कि उसे मैं हैंडल कर लूँगा। लिसा बोलती कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी जैसे ही मैं इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाऊँगी वैसे ही हम तक डिवोर्स लेने वाले हैं। यहाँ पर चान उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लिसा उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानती है। फिर चान वहाँ से चले जाता है, जहाँ पर वैंग चान पर चिल्ला देता है कि मैंने कहा था ना उसका ध्यान रखने के लिए। एंड इतने में ही वो अंदर चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर उसकी मम्मा और उसकी सिस्टर भी वहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर उसकी मम्मा को तो रोना ही आ जाता है, क्योंकि उसकी मॉम को अभी तक ये पता नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। दूसरे यहाँ पर लिसा अंकल वैंग को थैंक यू भी कहती है। फिर बाद में यहाँ पर चान होता है ऑफिस में, जहाँ पर मिनी मौजूद थी और वो शीन को बड़े गुस्से में बात कर रही थी। इतने में यहाँ पर कई सारे पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं जो कि हायर पोजीशन के थे। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग गिरफ्तार करने आए होते हैं शीन को, और यहाँ पर वो लोग कैबिन के अंदर चले जाते हैं। शीन यहाँ पर कहते कि मुझे खुद को एक्सप्लेन करने का तो मौका दो। चान कहते कि ठीक है, जाने से पहले तुम अपने आखिरी शब्द तो कह ही सकती हो। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने आप को एक्सप्लेन करने लगती है, लेकिन चान यहाँ पर उसकी बातों में नहीं आता है और उसे क्लियरली सब कुछ साफ साफ कह देता है और बोलता है कि मुझे पता है तुम अब्रॉड क्यों गई थी। क्यों? क्योंकि तुम्हें यहाँ पर अपने फ्यूचर को बनाना था और तभी तुम्हें पता था कि मैं कंपनी का हायर नहीं बनने वाला हूँ। लेकिन जैसे तुम्हें पता चला कि मैं कंपनी का हायर बन गया हूँ तुम वापस आ गई हो, क्योंकि मेरे पास पैसे जो है। फिर बाद में यहाँ पर वो इंस्पेक्टर्स को बुलाता है, शीन को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। एंड सभी लोग कंपनी में यहाँ पर शॉक हो जाते हैं। एंड यहाँ पर चान उन सभी को वो इंसिडेंट के बारे में बता देता है। फिर बाद में यहाँ पर मिनी आ जाती है हॉस्पिटल में, जो लिसा को सब कुछ बताने लगती है। यहाँ पर लिसा उसके इस बिहेवियर से तो सरप्राइज ही हो जाती है, और कहीं ना कहीं उसे बहुत बुरा लग रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इन सब के पीछे चान की भी उतनी ही गलती है। फिर बाद में यहाँ पर चान आ जाता है, जहाँ पर लिसा उसे माफ़ी मांगती है। चान कहते हैं कि माफ़ी तब मुझे मांगनी चाहिए थी, मुझे तुम्हें भी एक बार क्लियरेंस और अश्योरेंस दे देना चाहिए था कि मेरे और शीन के बीच में कुछ नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो शीन हद पार कर देगी, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। यहाँ पर लिसा कहते कि देखो मेरा डिसीजन फिर भी बदलने नहीं वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। चान यहाँ पर कहता है कि देखो अगर कोई तुम्हारे लायक नहीं है तो वो मैं हूँ, मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं और भी बेटर पर्सन बनूंगा तुम्हें डिजर्व करने के लिए। एंड यहाँ पर लिसा उसकी बातों को सुन रही होती है, जहाँ पर उसे बड़ा बुरा लगता है। फिर चान यहाँ पर उसे करीब आता है, जहाँ वो लिसा शर्माना शुरू कर देती है, लेकिन इसके पहले कि यहाँ पर वो दोनों किस करे इतने में वहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है। एंड ग्रैंडमा के साथ साथ यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ भी होती है, एंड यहाँ पर वो लोग उसकी बड़ी फिक्र करते हैं। फिर बाद में यहाँ पर जैसे लिसा डिस्चार्ज होती है उसे लग रहा था कि अंकल वैंग उसे लेने के लिए आएंगे, लेकिन यहाँ पर चान उसे लेने के लिए आता है। वो उसे देखकर शॉक हो जाती है। एंड यहाँ पर इस बार लिसा की मम्मा होती है, जो चान को लेकर सपोर्ट कर रही थी, एंड कहते कि देखो तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग तुम्हें क्लियर कर देनी चाहिए, और लिसा हर बार जो मेरे साथ होता है इसका मतलब ये नहीं कि सेम सिचुएशन से तुम भी गुजरोगी, और इतने टाइम से मैं तुम्हें जो कहती आ रही थी इसलिए तुम मुझे माफ़ कर देना। फिर बाद में यहाँ पर वो उन दोनों को साथ जाने के लिए कहती है। फिर बाद में यहाँ पर वो सभी लोग घर पर होते हैं, जहाँ पर चान उसकी मम्मा के लिए और सिया के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाए होते हैं। सिया गिफ्ट्स को देखकर खुश तो होती है, लेकिन उसकी मम्मा कहती है कि इतना सब खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी मैंने तुम्हें मेरा सन इन लॉ एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर ये सब तो बस एक फॉर्मेलिटी है। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता है, जहाँ पर लिसा को वॉमिट फील होता है, तो चान तुरंत यहाँ पर उसका ध्यान रखने के लिए आ जाता है। एंड वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ अपने आप को तुम मेरे हवाले रख दो, मैं तुम मेरी अच्छे से केयर करूँगा। फिर बाद में यहाँ पर वो उससे हाँ भी कह देती है। दूसरे यहाँ पर वो उसके लिए बहुत प्यारा सा सूप बना कर लाता है, जो कि बहुत हेल्दी होता है। यहाँ पर लिसा के मन में सिर्फ और सिर्फ उसकी मम्मा की आवाज़ चल रही थी, जहाँ पर उसकी मम्मा कह रही थी कि हर कोई एक जैसा नहीं होता, तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी है कि तुम्हें इतना लवेबल हस्बैंड मिला है। एंड यहाँ पर लिसा बड़ी खुश हो जाती है चान को देखकर। फिर बाद में यहाँ पर चान मैनेजर को और लिसा को बुलाता है, जहाँ पर चान लिसा की जो प्रमोशन है वो कर देता है एंड उसे जनरल मैनेजर सीनियर की पोस्ट पर डाल देता है। एंड यहाँ पर वो बड़े प्रोफेशनली बात कर रहा था। फिर वो उस असिस्टेंट मैनेजर को वहाँ से जाने के लिए कहता है, जहाँ पर वो जैसे ही जाता है वो एज अ हस्बैंड बड़ी खुशी खुशी यहाँ पर लिसा को उठाने लग जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे उठाकर उसके फीट को मसाज देने लगता है एंड कहता है कि ढेर सारी चीज़ें जो कि मुझे करनी है एक बार हमारा बेबी इस दुनिया में आ जाए तो। लिसा कहती है कि देखना वो ज़रूर बेबी बॉय ही होगा जो कि तुम्हारी तरह शैतान होगा, लेकिन क्या करे। चान कहता है कि नहीं, हो सकता है कि बेबी गर्ल भी हो जो कि तुम्हारी तरह एकदम नकचिड़ी हो।
फिर बाद में यहाँ पर वो सभी लोग एक ऑक्शन में जाते हैं जहाँ पर शीन भी मौजूद होती है और तो यहाँ पर एक ब्लू कलर का डायमंड का रिंग आता है जो कि बहुत प्रीशियस होता है। शीन यहाँ पर बेटिंग लगाना शुरू कर देती है, साथ साथ और कई सारे लोग होते हैं। लीजा को वहाँ पर वो रिंग बड़ी पसंद थी। छान कहते हैं कि तुम ये सब कुछ पर छोड़ दो एंड जैसे यहाँ पर लास्ट अमाउंट अनाउंस होता है छान यहाँ पर सीधा 2 बिलियन बोल देता है जहाँ पर उसके अगेंस्ट कोई भी बैट नहीं लगाता एंड ये रिंग मिल जाती है छान को। एंड शीन यहाँ पर देख पा रही थी कि छान ये रिंग लीजा को देख रहा है। ये देखते हुए तो उसकी जेलेसी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। साथ साथ वो वाले ऑक्शन में लीजा की फैमिली मेंबर्स भी मौजूद होते हैं, यानी कि उसके रियल डैड, उसकी स्टेप मदर और उसकी स्टेप सिस्टर। यहाँ पर वो लोग ऐसे बिहेव कर रहे थे कि जैसे लीजा उसकी ही फैमिली मेंबर हो एंड यहाँ पर लीजा उन्हें नाटक करने से मना कर देती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उनका नाटक चले ही जा रहा था। अंकल यहाँ पर एक्चुअली उससे हेल्प मांगने के लिए आए थे। लीजा कह रही थी कि अपने डिसीजन को खुद ब खुद देखो, तुम मुझे फैमिली तो मानते भी नहीं हो। एंड यहाँ पर अंकल उस पर गुस्सा करके थप्पड़ मारने वाले थे कि छान बीच में आ जाता है, कहता है कि लगता आप भूल रहे हो कि मैंने आपको उस दिन इवेंट में क्या कहा था। फिर अंकल घबरा कर दूर हो जाते हैं। बाद में यहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर चले जाते हैं जहाँ पर लीजा बोलने लग रही थी कि अगर मैं फैट हो गई तो छान कहता है कि उसमें क्या हुआ, मैं हो ना, मैं भी फैट हो जाऊंगा। बाद में यहाँ पर वो बेली से अपने बेबी की आवाज़ को सुनने की कोशिश करता है। दूसरा यहाँ पर उन्हें एक वीडियो आ जाता है जिसके अंदर उसके डैड और उसकी बहन लीजा के बारे में बुझाया कर रही थी कि हमने उसे इतना पाला पोसा लेकिन उसके बाद में उसने हमें मारा है, उसने हमें इस तरीके से ट्रीट किया है। उसके डैड यानी कि डेजी ये भी बोलते हैं कि अगर तुम चाहते हो ये वीडियो ऑनलाइन ना पोस्ट हो तो चुपचाप हमें मिलने आ जाओ। शीन यहाँ पर ये सब कुछ कर रही होती है। लीजा यहाँ पर चली जाती है जहाँ पर उसके डैड, उसकी स्टेप मदर और उसकी स्टेप सिस्टर आकर उसे पैसे मांगना शुरू कर देती है। लीजा कहती है कि ठीक है वो पैसे देने के लिए रेडी हो, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी वाइफ से डिवोर्स लेना होगा। यहाँ पर वो उसकी वाइफ के बारे में चीज़ें बताने लगती है जहाँ पर गुस्से में आकर अंकल उसे थप्पड़ मार देते हैं। एंड इस बार तो वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनकी कंपनी जो डूबने आई है। एंड यहाँ पर वो प्रॉमिस करता है कि वो इससे डाइवोर्स लेकर ही रहेंगे। लीजा यहाँ पर कहती है कि देख लिया, पैसों के लिए तुम्हारा हस्बैंड क्या कुछ नहीं कर सकता और वो तुम्हारे पास भी सिर्फ इसलिए आया था, इसलिए नहीं क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। लीजा यहाँ पर ये सारी चीज़ें फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही होती है। यहाँ पर वो सभी लोग लीजा पर दूर पड़ने वाले थे, लेकिन इतने में ही छान वहाँ पर आता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। और इस वजह से यहाँ पर छान को जो है सर पर चोट भी लग गई होती है, जहाँ पर लीजा जो है अपनी मदर इन लॉ से माफ़ी मांगती है। उसकी मदर इन लॉ कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर लीजा अंदर चली जाती है छान से बात करने के लिए और उसे माफ़ी मांगने लगती है। इतने में उसकी मदर इन लॉ आती है जो उन्हें इतना क्लोज देखकर समझ जाती है कि वो दोनों शायद से किस कर रहे हो, तो वो माफ़ी मांगते बाहर जा रही थी। एंड लीजा यहाँ पर बाद में बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील करने लगती है। फिर बाद में यहाँ पर जब छान आराम कर रहा होता है तो उस रूम में शीन आ जाती है जो कि यहाँ पर छान के साथ कुछ तो बुरा करने वाली थी, लेकिन इतने में यहाँ पर लीजा आ जाती है, कहती कि जो करना है कर लो, सीसीटीवी ऊपर लगा हुआ है जहाँ पर सब कुछ कैप्चर हो जाएगा। इतने में ही लीजा की मदर इन लॉ यानी कि छान की मम्मा वहाँ पर आकर शीन को थप्पड़ मारती है और तो यहाँ पर छान भी उठ जाता है एंड इसकी मम्मा यहाँ पर उसे वार्निंग देती है, साथ साथ उसे वहाँ से ले भी जाती है। फिर बाद में हम यहाँ पर ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर कई सारे लोग होते हैं एंड यहाँ पर छान सभी के सामने फ्लावर का बुके लेकर और वो ब्लू कलर की रिंग को लेकर आ जाता है, जहाँ पर लीजा को सभी के सामने प्रपोज करता है। एंड लीजा यहाँ पर उसे हाँ भी कह देती है, लेकिन हाँ उसे ये भी कहते कि अगर तुमने मुझे मिस ट्रीट किया तो तुम देखना। फिर बाद में यहाँ पर फाइनली 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए होते जहाँ पर लीजा ने क्यूट से बेबी बॉय को जन्म दिया था। यहाँ पर छान उसे पूछने के लिए आता है कि तुम ठीक तो हो ना, लेकिन यहाँ पर सबसे पहला शब्द वो ये कहती है कि देखा मैं हमेशा जीतूंगी, इस बार भी मैं जीती, मैंने कहा था ना कि क्यूट सा बेबी बॉय होगा। फिर बाद में यहाँ पर हम सीन देखते हैं जहाँ पर वो अपने बेबी के साथ में खेल रही होती है, साथ साथ में यहाँ पर छान भी आ जाता है जहाँ पर वो लोग फैमिली प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।